हेलो मेरे प्यारे शिक्षकगण। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं एक बीपीएससी शिक्षक आपको बीपीएससी शिक्षक बनने के लिए हेल्प करूंगा इस वीडियो के थ्रू। इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस ईयर, ये जो हम लोग कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का वीडियो कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। हमने टोटल 13 वीडियो कर लिया है, ये 14th वीडियो है, जिसमें से 6 जनरल मैथ्स के वीडियोस थे और 5 जो आपके थे जीएस के वीडियोस थे। ये सारे आपके जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर है उसके वीडियो थे, सॉल्यूशन विद डिटेल्ड डिस्कशन। आज हम लोग जो करेंगे वो है आपका मिडिल स्कूल का मतलब 6 to 8 का जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी टीआरई 1, उसका क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं और उनकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, मेरा कोई मोटो नहीं है रिवेन्यू ये गेन करने का, क्योंकि मुझे ऑलरेडी सैलरी मिल रही है। मैं चाहता हूं कि मैंने जैसे प्रिपरेशन किया था आपको उसी डायरेक्शन में हेल्प कर सकूं, बिना किसी ताम झाम के और बिना किसी कोर्स परचेज करा करके। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर D2O इज यूज्ड एज। ठीक है, इसका हिंदी देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है, क्यों होता है? तो D2O क्या है? D2O को आपको पता होगा, ये क्या है? हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर या कठोर जल। तो इसका उपयोग क्यों होता है? तो इसका उपयोग मंदक के रूप में होता है। मंदक मतलब क्या हो गया आपका? मॉडरेटर। ठीक है, कहाँ यूज होता है? नाभिकीय रिएक्टर में। आपको पता है जो नाभिकीय रिएक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। एक क्या होता है? एक नाभिकीय संलयन होता है और एक होता है नाभिकीय विखंडन होता है। तो जो नाभिकीय संलयन है इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हमारा जो सूर्य है, उसमें जो रिएक्शन होता है वो है नाभिकीय संलयन, जहां पर हाइड्रोजन कंटिन्यू चेंज किसमें हो रहा होता है? हीलियम। और यहाँ पर बहुत हाई अमाउंट में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो हम नाभिकीय रिएक्टर है उसमें हम क्या यूज करते हैं? नाभिकीय विखंडन को। विखंडन का मतलब, संलयन का मतलब क्या होता है? दो हाइड्रोजन जुड़ करके एक हीलियम बना रहा है, मतलब दो एलिमेंट जुड़ रहा है और एक अणु मतलब एलिमेंट बना रहा है। विखंडन में क्या हो रहा है? विखंडन में क्या होता है कि जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम वो क्या होता है? दो पार्ट में टूटता है। मतलब टूटने को विखंडन बोलते हैं और जुड़ने को संलयन बोलते हैं। तो यूरेनियम कैसे टूटता है? यूरेनियम पे हम क्या कराते हैं? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का क्या कराते हैं? बॉम्बार्डिंग कराते हैं। पूछता है कि विखंडन में किसका यूज करके हम यूरेनियम को तोड़ते हैं? तो न्यूट्रॉन का यूज करके। तो ये दो भाग में टूटता है और टूटने के बाद वापस से 3 न्यूट्रॉन रिलीज होता है। ठीक है, और बहुत ही हाई स्पीड से। इसका जो स्पीड रहता है वो क्या रहता है? बहुत हाई रहता है। तो इसी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं? D2O। और D2O का यूज ये भी हो सकता है कि कूलेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कूलेंट के लिए। तो यहाँ अगर कूलेंट रहता तो वो भी आंसर हो जाता। तो कूलेंट के लिए भी यूज करते हैं D2O को और मॉडरेटर के लिए भी यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? नाभिकीय विखंडन में। विखंडन में क्या यूज होता है? यूरेनियम दो भाग में टूटता है, किसकी वजह से? न्यूट्रॉन की वजह से। और फिर कितने न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं? 3। हर बार टूटने के बाद 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और हाई स्पीड से तो उसको कंट्रोल कौन करता है? D2O करता है। D2O का केमिकल नेम क्या है? तो इसको हम लोग बोलेंगे ड्यूटेरियम, ड्यूट्रियम। ठीक है, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये था पूरा डिटेल इस 39th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40।
लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लैक्टियल क्या होता है उसको देख लेते हैं पहले। तो जो लैक्टियल होता है वो आपको छोटी आंत में मिलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, पाचन तंत्र का। छोटी आंत में मिलता है, छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है और इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है वसा का अवशोषण करना, मतलब फैट एब्जॉर्ब करने का काम होता है। और क्या क्या काम होता है? ये आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्ब्स हैं एंड प्रोटीन है, इसको क्या करता है? छोटे छोटे भाग में तोड़ता है ताकि अच्छे से क्या हो सके? डाइजेशन हो सके। और इसका काम क्या रहता है? ये जो लैक्टियल है ये और स्टोर करके रखता है किसको? डाइजेस्टिव एंजाइम को स्टोर करके रखता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को। और जरूरत पड़ने पे क्या करता है? उसको रिलीज भी करता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका काम रहता है जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है, ब्लड फ्लो हो रहा होता है कहाँ? मतलब हमारी बॉडी में, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो तुम आपके पोषक तत्व होते हैं उसका क्या करता है? अवशोषण भी करता है, मतलब अवशोषित करता है उसको, ठीक है। तो इसका क्या क्या काम हो गया? पहला काम हो गया फैट एब्सॉर्ब करता है, वसा अवशोषण। दूसरा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है ताकि डाइजेशन अच्छे से हो सके। फिर डाइजेशन के समय क्या करता है? ये जो एंजाइम्स है उसको क्या करता है? रिलीज करता है और उसको स्टोर करके भी रखता है। और साथ ही साथ जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या करता है? अवशोषित करता है, ठीक है। तो ये हो गया लैक्टियल का। तो इसमें से कुछ भी अगर अब आएगा क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की स्टडी वो किससे रिलेटेड है? मतलब वनस्पति विज्ञान के। तो पहला है पादप वर्गीकी। पादप वर्गीकी को हम बोलते हैं क्या? प्लांट टैक्सोनॉमी। तो नाम ही है वर्गीकी, मतलब प्लांट टैक्सोनॉमी में हम क्या स्टडी करते हैं कि अलग अलग प्लांट को खोजते हैं, उसका नामकरण करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं कि किस भाग में जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है? प्लांट टैक्सोनॉमी में आती है, उसी को हम बोलते हैं प्लांट वर्गीकी या पादप वर्गीकी। तो हिंदी में ना बोल करके प्लांट टैक्सोनॉमी डायरेक्ट भी दे देता है। उसके बाद आता है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी मतलब तो आपको पता है क्या? इकोलॉजी। उसके बाद आता है पादप कार्यकी। पादप कार्यकी को हम लोग बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी। तो अब प्लांट फिजियोलॉजी का क्या काम है? तो प्लांट फिजियोलॉजी का ही काम है क्या? आपका प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन का काम है किसका? प्लांट फिजियोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं पादप कार्यकी, ठीक है। तो आप याद रखिए प्लांट टेक्सोनॉमी भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में ही, प्रीवियस जो हम कर रहे थे सेशन वीडियो उसमें आप जा करके देखिएगा। तो प्लांट टेक्सोनॉमी पूछा है कि क्या होता है? तो पादप वर्गीकी होता है। और प्रकाश संश्लेषण की स्टडी किसमें करते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी मतलब पादप कार्यकी में, ठीक है। जो जीएस के क्वेश्चन है उसमें टोटल आपके 8 क्वेश्चन मिलेंगे, किसके? साइंस के मिलेंगे, ठीक है। 8 में से आप 4 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसके? बायो से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जा रहे हैं तो वंशागति मतलब क्या होता है? हेरिडेटरी के अध्ययन को कहते हैं। तो आपको पता है उसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी बोलते हैं। और यहाँ पर 2 वर्ड और हैं, सूक्ष्म जैविकी। सूक्ष्म जैविकी को क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रो बायोलॉजी। और कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। अब और आनुवंशिकी मतलब होता है क्या? हेरिडेटरी।
हेरिडिटी। तो यहाँ पर सूक्ष्म जैविकी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी, नाम ही है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम खुली आंख से नहीं देख पाते, उसकी स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जैविकी। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, आपके हो गया वायरस हो गए, कवक हो गए, ये सब के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। देखते हो कि आप ब्लड जो आप टेस्ट कराते हो, यूरिन टेस्ट कराते हो, तो उसमें क्या माइक्रोबायोलॉजी से ही रिलेटेड वो टेस्ट होता है। मतलब उसमें जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया ये सब है, उसको चेक करते हैं कि कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट है वहां पर। और साइटोलॉजी पूछता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर कोशिका की संरचना, उसके कार्य, फंक्शन, उसका व्यवहार, ये सारी चीजों को क्या करते हैं? साइटोलॉजी में अध्ययन करते हैं, कोशिका विज्ञान में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 43rd। देख रहे होंगे आप यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का डिटेल, ताकि आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप हमारा जो 5 वीडियो है उसको उठा के देखिएगा। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। अभी हम लोग टीआरई 2 का भी, अब टीआरई 1 का खत्म हो चुका है, अब हम लोग टीआरई 2 का करेंगे, उसके बाद टीआरई 3 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पता रहना चाहिए, जरूरी नहीं आपको स्थिरीकरण दे दे, आपको फिक्सेशन भी बोल दे। ठीक है, तो लेग्यूमिनस को लेग्यूमिनस ही बोलते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो जो वर्णक होता है वो होता है लेग हीमोग्लोबिन। और ये जो कलर होता है वो किस कलर का होता है? पिंक कलर का होता है। ये पूछता है कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? रूट्स में पाया जाता है। किसके? प्लांट के। क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पता है प्लांट के रूट्स में ही होता है, जनरली दाल वाल में। ठीक है, तो पिंक कलर का होता है, कहाँ पाया जाता है? रूट्स में पाया जाता है। और इसका काम होता है, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है ना, ऑक्सीजन को बांध करके रखता है, ताकि हेल्प हो सके किसमें? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प हो सके। तो लेग हीमोग्लोबिन किस कलर का होता है? पिंक कलर का। पूछ सकता है कहाँ होता है? रूट्स में। काम क्या रहता है? O2 को बांध के रखता है, जो हेल्प करता है किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन ना पूछ के ये पूछ दे कि लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो ये पिंक कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 44th। पूछ रहा है वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। बोल रहा है कि मुंह में, तो जो हम चीजें खाते हैं, तो सबसे पहले कहाँ से जाता है? मुंह से होकर के जाता है ना। यहाँ खा रहे हैं तो ये मुंह से होकर के जा रहा है। तो जैसे ही हम भोजन को मुंह में डालते हैं, तो वहां पर सबसे पहले जो एंजाइम आकर के मिलता है वो क्या मिलता है? एमाइलेज। तो आपको पता है जैसे ही हम खाना खाते हैं तो लार उसमें मिल करके उसको क्या करता है? तोड़ता है छोटे छोटे पार्ट में। तो लार के साथ ही जो स्लाइवा है उसके साथ ही क्या आता है? हमारा एक एंजाइम आता है, जिसको बोलते हैं क्या? एमाइलेज। और इसका काम क्या रहता है? फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। इस एमाइलेज से आपका प्रोटीन का भी डाइजेशन हो सकता है, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो सकता है। ये आपका नेक्स्ट, इसका जो 5th वीडियो मैंने किया था उसमें ये क्वेश्चन मिला था एमाइलेज से रिलेटेड। ठीक है, देखिए तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन फिर से। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों को पचाता है कौन? अमाइलेज। कहाँ मिलता है? मुंह में। सबसे पहले ये मुंह में मिलता है अमाइलेज। और ये कहाँ मिलता है पूछ सकता है? तो ये पैंक्रियाज में मिलता है। वापस से ये पैंक्रियाज में अमाइलेज आता है। ठीक है, उसके बाद पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन किसके लिए डाइजेशन के लिए यूज होता है? तो पेप्सिन भी एक एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए यूज होता है। उसी तरीके से ट्रिप्सिन भी है, वो भी किसके लिए यूज होता है? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये था 44th क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये रहा। ये है Al2O3 2SiO2 2H2O। तो ये क्या होता है? एल्यूमिनियम
सिलिकेट होता है। ठीक है, तो इसको बोल रहा है कि इसका केमिकल इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर, मतलब ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, तो इसको बोलते हैं चाइना क्ले। ठीक है, चाइना क्ले का जो दूसरा नाम है, जो केमिकल फॉर्मूला है चाइना क्ले का, वो है Al2O3 2SiO2 2H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 46, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग खुद से ही कर लें। एनिमल दैट चीफली ईट मीट इज कॉल्ड, मतलब वैसा जानवर जो मेजरली क्या खाता हो, मांस खाता हो, उसको क्या बोलेंगे। तो जो मांस खाता है उसको आपको पता है क्या बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पर इंग्लिश में, हिंदी में भी इंग्लिश वर्ड दे दिया है। एक है ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस किसको बोलते हैं, जो प्लांट प्लस मीट दोनों खाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑमनीवोरस बोलते हैं। उसके बाद है आपका कार्निवोरस। कार्निवोरस किसको बोलते हैं, जो मांस खाता है, मीट खाता है। और हर्बीवोरस मतलब जो प्लांट को खाता है। तो यहाँ मांस को खाने का बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, कार्निवोरस। उसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। तो देखिए ये करंट अफेयर है 22 का, ये आपके कोई काम का नहीं है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। देखिए ये 3-4 पेपर में गणतंत्र दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है, और यही पूछा है कि कौन थे गणतंत्र दिवस 6 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे। तो 2023 को जो थे वो थे अब्दुल फतेह अल सीसी, ये इजिप्ट के हैं। ठीक है, और 2024 के कौन है, 2024 में इमैनुअल मैक्रोन आए थे। ये कौन थे, ये हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो क्या हो जाएगा, 2025 में गणतंत्र दिवस में कौन आए थे मुख्य अतिथि, तो वो थे इंडोनेशिया से। ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन आए थे, तो आपको इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ना बोल के नाम भी दे सकता है, तो फराबोवो सुबियांतो। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो फर्स्ट गणतंत्र दिवस हुआ था 1905 में, उस समय भी जो प्रेसिडेंट आए थे वो कौन थे, इंडोनेशिया के ही आए थे फर्स्ट व टाइम। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो इंडोनेशिया के उस समय के राष्ट्रपति थे वो कौन थे, सुकार्नो। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये दोनों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 49, तो ये भी 2022 का है क्वेश्चन है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। करंट अफेयर आपको टोटल, मैंने स्टार्टिंग में बताया था टोटल कितने करंट अफेयर्स आते हैं, टोटल करंट अफेयर्स 8, टोटल साइंस के क्वेश्चन 8, टोटल ज्योग्राफी के क्वेश्चन 8, और टोटल हिस्ट्री, हिस्ट्री में मेनली कौन सा, जो महात्मा गांधी का जो एरा है हमारा, वो वहां से क्वेश्चन आते हैं, कितना टोटल 8, तो टोटल कितने हो गए 32। और 8 क्वेश्चन किसके आते हैं, जनरल मैथ्स पे, तो ये टोटल कितने हो गए 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा जो 50th क्वेश्चन है, 50वां नंबर, वो है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पूछ सकता है कि इसरो का जो आदित्य L1 मिशन था वो किस चीज़ की स्टडी के लिए भेजा गया था, सूर्य की स्टडी के लिए भेजा गया था। पूछ सकता है कि आदित्य L1 मिशन किसने लॉन्च किया था, तो किसने किया था, इसरो ने लॉन्च किया था। यहाँ पूछा है कि इसके परियोजना निदेशक कौन थे, तो ये था निगार साची। देखिए इसरो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हर बार पूछा है, अभी तक मैंने 5 वीडियो बनाया है, पांचों में एक क्वेश्चन इसरो से जरूर है, या तो चंद्रयान मिशन हो गया या तो आदित्य L1 मिशन हो गया। चंद्रयान मिशन से तो आप देख रहे होंगे 4-5 क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है, तो आप उसी तरीके से तैयारी करो, जो करंट अफेयर पढ़ते हो आप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा जो है, इसमें जो इसरो लॉन्च कर रहा है, क्या डेवलप कर रहा है, DRDO, ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ोगे। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 क्वेश्चन। पूछ रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है। मतलब आपको पता है यूएसए में जो एशियाई मूल के लोग हैं उनके साथ बहुत भेदभाव होता है, तो उसको गैर कानूनी घोषित करने के लिए कौन मतदान किया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य है, तो वो है क्या, कैलिफोर्निया। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम। पूछ रहा है कि हाल ही में मतलब ये कब का क्वेश्चन पेपर है, 2023 का, तो किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है, तो ये है भूटान। तो 2023 में भूटान ने क्या किया था, बोला था कि ये रूबेला फ्री हो गया है, ठीक है। लेकिन आप 2025 में क्वेश्चन पूछेगा कि रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा किसने की है, तो आपका आंसर होगा 2025 में नेपाल। और अगर कौन कौन से देश हैं पूछेगा तो होगा कौन, भूटान और नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया। लीजन ऑफ मेरिट सम्मान आर्मी के लोगों को दिया जाता है, तो ये दिया गया है जनरल दलवीर सिंह सुहाग। ये आपको पता है चीफ ऑफ आर्मी ऑफिसर थे, ठीक है, चीफ जनरल थे ये किसके, आर्मी के, कौन, जनरल दलवीर सिंह सुहाग। तो इनको मिला था लीजन ऑफ मेरिट। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट। तो देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट उस समय बहुत न्यूज़ में था क्योंकि मोदी ने घोषणा की थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, कि भारतीय विरासत को हम वापस भारत लेके आएंगे। जो भी चोरी हो गया पुराने समय में, तो उन सारे विरासतों को हम वापस भारत लेके आएंगे। तो उस समय यूके, फ्रांस, यूएसए, ये सबसे कुछ कुछ चीज़ों को, मॉन्यूमेंट को उन्होंने लेके भी आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत है। युवा वलित पर्वत मतलब क्या हो जाता है हमारा, देखिए युवा वलित पर्वत मतलब यंग फोल्ड माउंटेन। ये मैं इंग्लिश हिंदी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बोल सकता है यंग फोल्ड माउंटेन कौन नहीं है इनमें से, या यंग फोल्ड माउंटेन कौन है। तो आपको पता है अरावली, अरावली तो बहुत पुराना माउंटेन है ना, तो ये यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, पुराना है ये। उसके बाद, और ये कहाँ है, ये इंडिया में है, आपको पता है। उधर आपका राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये अरावली। जो राष्ट्रपति भवन भी है वो किस पे है, अरावली माउंटेन के हिस्से में ही है। फिर एंडीज, एंडीज जो माउंटेन है, एंडीज पर्वत, ये कहाँ आता है, ये साउथ अमेरिका में आता है, मतलब दक्षिण अमेरिका में। मतलब वो आपका चिली हो गया और आपका कौन सा, अर्जेंटीना, ये सब का पार्ट है कौन, एंडीज पर्वत, साउथ अमेरिका। तो ये जो है वो क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। और जो एप्लांसे है, एप्लांसियंस, ये कहाँ है, यूएसए में है। तो ये है हमारा ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो देखिए इसका हिंदी देख लीजिए फिर से। तो अरावली जो है वो क्या है, वो युवा वलित नहीं है, ये क्या है, ओल्ड है। एंडीज जो है वो क्या है, वो युवा वलित है। और एप्लेसियन जो है वो कहाँ है, यूएसए में है, ये भी क्या है, ये भी ओल्ड है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोल रहा है नहीं है, तो कौन कौन नहीं है, यानी ए भी नहीं है और सी भी नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आपसे पूछ सकता है एंडीज पर्वत कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो कौन से महाद्वीप में है, साउथ अमेरिका के महाद्वीप में है। उसके बाद हम आते हैं 56 क्वेश्चन। बोल रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है। न्यून हिम रेखा है किसकी, न्यून हिम रेखा मतलब कि जो मतलब जो बर्फ जमता है ना पहाड़ों पे क्षेत्रों में, वो सबसे निचले स्तर पर है, सबसे नीचे है किसमें। तो सबसे पहले भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र मतलब
इक्वेटोरियल एरिया। तो आपको पता है जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ का जो सबसे बीच से जो लाइन जाता है वो कौन है? इक्वेटर। और इक्वेटर को आपको पता है बहुत गर्मी रहती है ना? वहाँ पर टेम्परेचर एकदम, जो सन है वो एकदम डायरेक्ट पड़ता है तो गर्मी बहुत रहती है। तो जो इक्वेटोरियल रीजन हुआ एरिया, वहाँ पर जो माउंटेन्स होते हैं उसके सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे क्या जमता है? हिम जमता है, बर्फ जमता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है न्यून, न्यून मतलब सबसे नीचे, तो भूमध्य रेखीय नहीं होगा। हिमालयी क्षेत्र, तो जो आपके हिमालयी क्षेत्र में नीचे, जैसे आपके उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, नेपाल, तो क्या इन क्षेत्रों में बर्फ जमे रहते हैं? नहीं। लेकिन जो हिमालय है, जो हाईएस्ट पॉइंट है आपका, एवरेस्ट है, फिर इधर कंचनजंगा है, तो इनके हाईएस्ट पॉइंट पे इनके भी क्या जमा रहता है? बर्फ। तो ये भी न्यून हिम रेखा नहीं है। और लेकिन जो आल्प्स क्षेत्र है, आल्प्स क्षेत्र कहाँ मिलते हैं आपको? यूरोप में मिलते हैं। तो और आपको पता है यूरोप में क्या रहता है? ठंड रहती है हमेशा और बर्फ जमी रहती है। तो यूरोप का जो आल्प्स क्षेत्र है, आल्प्स रीजन है, वहाँ पर आपको मिलेगा न्यून हिम रेखा। ठीक है, ठीक। तो इसका आंसर 56 का क्या हो जाएगा आपका? सी, आल्प्स रीजन। उसके बाद आपको मिलता है 57 क्वेश्चन। तो देखिए फिर प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का, जो हमने प्रिंसिपल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित हैं। कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक आच्छादित है कर्क रेखा, मतलब सबसे ज़्यादा पास हुआ है कर्क रेखा उस क्षेत्र से? तो मैंने आपको बताया था कर्क रेखा से टोटल कितने राज्य पास होते हैं, मतलब कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा पास होता है? 8। और उस 8 राज्य में क्या कौन कौन सा था? गुजरात था, राजस्थान था, उसके बाद कौन था? एमपी था, उसके बाद कौन था? छत्तीसगढ़ पश्चिम था, बंगाल। उसके बाद कौन था? झारखंड था, और फिर झारखंड के बाद कौन था आपका? के बाद कौन था? त्रिपुरा, और उसके बाद कौन था? मिज़ोरम। ठीक है, तो ये टोटल कितने हैं? 8। अब पूछ रहा है यहाँ पर सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र हैं। तो सर्वाधिक आच्छादित, ये जो सबसे पहला ऑप्शन है आपका वो क्या है? रांची पठार का। तो रांची पठार कहाँ मिलता है आपको पता है? रांची पठार जो है वो छोटा नागपुर का ही क्या है? पार्ट है। तो छोटा नागपुर का पार्ट है रांची पठार, और रांची पठार मतलब जहाँ है वो कहाँ है? रांची में है। तो ये जो है रांची पठार वो किसका पार्ट हो जा रहा है? छोटा नागपुर का पार्ट हो जा रहा है। उसके बाद जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार आपको कहाँ से होकर गुजरता है? ये राजस्थान और एमपी से। और छोटा नागपुर का पठार जो है वो कहाँ से? छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट से, झारखंड के कुछ पार्ट से, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ पार्ट से छोटा नागपुर पठार, मतलब छोटा नागपुर का पठार है इन सब राज्यों में। और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ से गुजरती है? वो मालवा के पठार से, क्योंकि राजस्थान और एमपी पता है एरिया में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, मालवा का पठार। उसके बाद 57 के बाद हम आते हैं नेक्स्ट 58 में। तो 58 में है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कांटेदार जंगल मतलब थॉर्न, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कांटेदार को? थॉर्न फॉरेस्ट। कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो थॉर्न फॉरेस्ट आपका कहाँ नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ? तमिलनाडु में नहीं पाया जाता है। थॉर्न कांटेदार जंगल कहाँ होते हैं? जनरली जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और रेनफॉल क्या होता है? कम होता है, वैसे एरिया में। तो आपको पता होगा राजस्थान में आप देखे होंगे, सुने भी होंगे कि वहाँ बहुत कांटे होते हैं, थॉर्न, क्योंकि बालू में वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ड्राई स्टेट है, मतलब वहाँ पानी बहुत कम होती है, वर्षा। जो कर्नाटक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट में आपको मिलेगा क्या? थॉर्न फॉरेस्ट, क्योंकि कर्नाटक आंध्र प्रदेश में पता है आपको टेम्परेचर वहाँ भी बहुत क्या होता है? ज़्यादा होता है, लेकिन पूरे पार्ट में नहीं, कुछ पार्ट में। और कहाँ नहीं मिलेगा? तो वो क्या है? तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं हमारा। किस राज्य में सबसे अधिक
लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा मेघालय। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ से तो आपको पता है गंगा पास होती है, गंगा रिवर, और गंगा रिवर से जो मिट्टी बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा। इसी को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में तो जलोढ़ मृदा होती है। लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलता है आपको? मेघालय में। और लेटराइट मिट्टी वैसे पार्ट में मिलता है जहाँ टेम्परेचर क्या रहता है? हाई रहता है और वर्षा भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ मिलता है। तो मेघालय हो गया, आपको हो सकता है कहाँ? उड़ीसा हो गया, और वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट जो है उसके कुछ भाग में आपको क्या देखने को मिलेगा? लेटराइट मिट्टी। मतलब जो ये इंडिया का पार्ट है तो इसके कुछ भाग में आपको लेटराइट मिट्टी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। उसके बाद बोल रहा है उस देश का नाम बताइए पहले जो पहले G21 की मेज़बानी करेगा। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए G21 दिया है, ये क्या है? G20 है। 21 क्यों बोल दिया? कि जब 2023 में जब इंडिया होस्ट कर रहा था G20 सम्मेलन, तो उसमें आपको पता है जो अफ्रीकन यूनियन है उसको भारत ने क्या दिलाई थी? सदस्यता दिलाई थी। आपको याद होगा वो मोमेंट जब प्राइम मिनिस्टर ने अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे उनको गले लगाया था और इसकी मतलब जो सदस्यता दी थी। तो ये G20 अब क्या बन गया? G21। तो उस देश का नाम बताएं जो पहले G21 की मेज़बानी करेगा। पहले G21, तो आप पहले G20 से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अब ये G21 हुआ। तो G21 होने के बाद पहला मेज़बानी कौन करेगा? मतलब 2023 के बाद 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? तो कौन किया था? ये ब्राज़ील किया था। तो आपसे पूछ सकता है 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। G20 2025 में कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मतलब मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी मेज़र करने के लिए तो हवा में नमी ना दे करके आपसे ह्यूमिडिटी भी पूछ सकता है। तो इसको मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है? हाइग्रोमीटर। और ये है हाइड्रोमीटर, कंफ्यूज नहीं होना। हाइड्रोमीटर से मेज़र करते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं क्या? सापेक्ष घनत्व। और रिलेटिव डेंसिटी का ही दूसरा नाम है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल लो चाहे रिलेटिव डेंसिटी बोल लो, दोनों सेम ही हो जाएगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, अब नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन, 62nd। देखिए ये सारे क्वेश्चन किसके हैं? ज्योग्राफी के हैं। मैंने ज्योग्राफी के लिए बोला था ना टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। अब है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है? उत्तर पश्चिम भाग। उत्तर पश्चिम भाग कौन सा हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कौन सा निम्नलिखित में कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है? तो आपको पता है भूमध्य सागर कहाँ है? यहाँ अफ्रीका है और इधर यूरोप है। इनके बीच में क्या है? मेडिटेरेनियन सी है ना, भूमध्य सागर। तो यहाँ से जो क्या चलती है, कौन सी विक्षोभ है जो चलती है और कहाँ पहुँचती है? भूमध्य, ये क्या? भारत के उत्तर पश्चिम भाग में। तो ये क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कि कहाँ से आ रहा है? वेस्ट से आ रहा है, पश्चिम की तरफ से, इसलिए इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से क्या होता है ये भी कभी कभी पूछ सकता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आपको होगा कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर
ठंड के समय हैवी रेनफॉल होता है। आपको याद होगा वो उत्तराखंड में जो एक बार बादल फट गया था और वहाँ पर पूरा बाढ़ आ गया था, जिसमें केदारनाथ में जो मंदिर है उसको कुछ नहीं हुआ था, तो बहुत न्यूज़ में रहा था उस समय। तो वो किसकी वजह से, जो ठंड के समय जो रेनफॉल आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। और वो कहाँ से आ रही है, मेडिटेरियन सी से। उसके बाद है काल बैसाखी। काल बैसाखी क्या है, काल बैसाखी आपका है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, 2 मिनट। काल बैसाखी हो गया आपका नॉर्वेस्टर। काल बैसाखी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्वेस्टर, क्योंकि मैं नॉर्वेस्टर से पढ़ा हूँ, मतलब इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ा हूँ मैं। तो नॉर्वेस्टर को ही हम क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। तो काल बैसाखी जो है इस क्या है ये, तो आपको पता होगा जो क्या मानसून के पहले, मानसून आने से पहले जो गर्मी पड़ती है बैसाख के समय, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। तो इस समय जो गर्मी पड़ती है और उसके बाद शाम के समय आंधी तूफान और थंडर स्टॉर्म आता है, बादल गरजते हैं ज़ोर से, है ना, जो ठनका गिरता है, तो वो किसके कारण हो जाता है, काल बैसाखी के कारण। तो ये हो गया आपको, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। और ये कहाँ से आता है, आपका अफ्रीका से आता है, जो सहारा वो है, डेजर्ट है। उसके बाद है मानसून से पहले की वर्षा, ये आपका हो गया क्या, मैंगो शॉवर। तो मैंगो शॉवर क्या होता है, जो वही मानसून से पहले जो हल्की हल्की बारिश होती है जिसमें आम पकता है, वही हो गया आपका मैंगो शॉवर। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर जो भूमध्य सागर से आती है वो क्या है, पश्चिमी विक्षोभ या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। उसके बाद हम लोग एंटर करते हैं किसमें, हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में टोटल कितने क्वेश्चन, 8। आप देखिएगा हर एक क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, गांधीयन एरा से मिलेगा, और हर क्वेश्चन गांधी जी से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर हुज लीडरशिप डिड द संथाल रिबेलियन ऑफ 1855 एंड 56 टेक प्लेस, मतलब 1855-56 में जो आपका संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व इनमें से किसने किया था, है ना। तो संथाल विद्रोह जैसे ही आता है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू। तो सिद्धू कान्हू ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था, कहाँ, झारखंड में। कब, 1855-56 में। तो पहला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855-56 में। किसने नेतृत्व किया था, सिद्धू कान्हू ने। कौन से क्षेत्र में, झारखंड वाले क्षेत्र में। तो सिद्धू कान्हू ऑप्शन में तो है नहीं, राजकुमार शुक्ल, एस.एन. सिन्हा, सहजानंद सरस्वती, ये सारे तो हैं नहीं, ठीक है। राजकुमार शुक्ल का संबंध आपको पता है किससे है, ये आपका 1917 में जो चंपारण गांधी जी आए थे, तो किनके रिक्वेस्ट से आए थे, राजकुमार शुक्ल से। ये है आपका एस.एन. सिन्हा, सहजानंद सरस्वती, ये दोनों कहाँ से, बिहार से रिलेटेड है। एस.एन. सिन्हा भी उस समय किसमें थे आपके, ये मोतिहारी वाले में गए थे गांधी जी के साथ। सहजानंद सरस्वती का संबंध है वो किससे, कृषि वाले से, कृषि से सम्मेलन हुआ था, कृषक सम्मेलन से पहले अध्यक्ष। उसके बाद है 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो 5 मार्च 1931 आपको याद रखना है क्या, गांधी इरविन समझौता। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। गांधी और इरविन, जो इरविन उस समय का क्या था, वायसराय, उसके बीच में क्या हुई थी, एक समझौता हुआ था। क्यों समझौता हुआ था कि गांधी जी उस समय आपको याद होगा क्या चला रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी आंदोलन के अंडर में गांधी जी ने क्या किया था, नमक सत्याग्रह किया था। कब किया था, 12 मार्च 1930 को, दांडी मार्च। तो इसी सब को देखते हुए जो इरविन ने था वो क्या किया था, एक समझौता गांधी जी से किए थे कि इसको क्या कर दो, ख़त्म कर दो, ठीक है। तो 1931 में समझौता किए थे, और ख़त्म करने के बाद जो जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था,
क्योंकि पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो इसी कारण से इरविन ने ये समझौता किया था कि ये सब को ख़त्म करके सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए। तो गांधी जी ने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गया था, है ना, गए थे, सॉरी। तो कब गए, ये कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931 को। और गोलमेज सम्मेलन आपको पता है सितंबर के मंथ में होता था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 1928 में। और कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है मोतीहारी में। मोतीहारी कहाँ है? आपका चंपारण जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो अभी मैंने बताया गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को क्या किए थे? दांडी मार्च, जो किसका पार्ट था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और ये ख़त्म कब हुआ था? 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ था 1930 को। तो ये पूछता है। तो जब गांधी जी नमक सत्याग्रह कर रहे थे तो उनके साथ साथ अलग अलग प्रांत में भी पैरेलली क्या चल रहा था? सत्याग्रह चल रहा था, नमक सत्याग्रह। तो बिहार से उसका नेतृत्व किसने किए थे? तो बिहार से उसका नेतृत्व किए थे विपिन बिहारी वर्मा, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूना समझौता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट। तो पूना समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किए किसने थे, किसके किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट आपको याद रखना है किसके किसके बीच? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे किसका? पूरे देश का। और अंबेडकर जी जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे किसका? डिप्रेस्ड क्लास का। डिप्रेस्ड मतलब दलितों का। अंबेडकर जी का कहना था कि जो आपका ब्रिटिश इंडिया पार्लियामेंट है, जो संसद था, वहाँ पर जो दलित हैं, दलित वर्ग हैं, उनका क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। लेकिन गांधी जी क्या थे? इसके विरोध में थे, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि इससे जातिवाद की भावना भड़केगी देश में, है ना। तो और इससे जो यूनिटी है वो खत्म होगी, देश डिवाइड होगा। तो इसी के लिए क्या हुआ था? पूना समझौता। और ये कहाँ हुआ था? आपको याद रखना है, यरवदा जेल में हुआ था। और यरवदा जेल कहाँ है? क्योंकि नाम है पूना, तो ये कहाँ है? पुणे में ही है। अब गांधी जी इस पे साइन नहीं किए थे, तो गांधी जी के बदले पूछता है कि किसने साइन किए थे? तो कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय जी ने इस पे साइन किए थे, ठीक है। तो कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1932, 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, तो देखिए यहाँ पर गांधी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपको मिल गए? 4 से 5 क्वेश्चन अभी मिल गए। तो इसीलिए अगर आप हिस्ट्री में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए किस पे? मॉडर्न इंडिया पे, आधुनिक भारत पे। तो क्वेश्चन 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व, ये तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बिहार के, और हर क्वेश्चन पेपर में आया है ये क्वेश्चन। तो ये कौन है? बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। और ये कहाँ के थे? ये आरा के थे, जो अभी क्या है? भोजपुर। वहीं क्या है? एक गांव जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो चंपारण आपको पता है कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो 1917 के ही आसपास होगा, है ना, जहाँ पर राजकुमार शुक्ल गए थे और महात्मा गांधी को कन्विंस किए थे चंपारण आने के लिए। तो वो जो जो ये चंपारण सत्याग्रह, चंपारण जो समस्या था, वो 1917 में जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन, तो उसमें इसकी चर्चा हुई थी, किसकी? चंपारण की चर्चा हुई थी। और फिर 1917 में महात्मा गांधी जी कहाँ आए? आपका चंपारण आए, बिहार में, ठीक है। और ये हो गया 69th क्वेश्चन।
उसके बाद 70th क्वेश्चन, आपका 70वां नंबर आखिरी क्वेश्चन। तो बोल रहा है मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद। आप ये नारा कहाँ सुने होंगे? ये नारा भगत सिंह और उनके साथ जो कौन थे, बटुकेश्वर दत्त। तो ये नाम सुनने के बाद आपको क्या याद आता है? ये नाम सुनने के बाद याद आता है जो इन्होंने ये बम फेंका था। कहाँ फेंके थे? असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में। तो उस समय बम जो फेंक रहे थे तो वो नारा क्या दे रहे थे? इनकलाब जिंदाबाद। कब? 1929 में। तो पूछ रहे हैं कि ये जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है इसको किसने दिया था? तो आपको याद रखना है, इसको दिए थे मौलाना हसरत मोहानी, एक उर्दू कवि थे। ठीक है, और ये कब दिए थे? 1921 में दिए थे। तो ये जो इनकलाब जिंदाबाद है इसका एक और रिलेशन है, आपसे पूछ सकता है कि जो HSRA है। अब HSRA क्या है? तो आप HSRA क्या हो जाता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर फॉर रिपब्लिकन एसोसिएशन। आपको हिंदी में ही इंग्लिश में ही नाम याद रखना है, तो इंग्लिश में भी हिंदी में भी इसको यही लिखा जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। ठीक है, तो इसका ऑफिशियल स्लोगन जो था ये यही था, क्या? इनकलाब जिंदाबाद। तो अब इनकलाब जिंदाबाद तो ये फेमस भगत सिंह के नाम से ही है। तो ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, पूछता है इसकी स्थापना किन्होंने किया था? तो इसकी स्थापना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, आपको ये दोनों बस याद रखना है, और एक है जोगेश। इन्होंने इसकी स्थापना की थी कब? 1928। अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि HSRA का पूर्व नाम क्या था, पहले क्या नाम था? तो पहले था ये HRA केवल। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बाद में इसका नाम जोड़ करके क्या हो गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका स्लोगन भी क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। तो ये था पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किसका? आपके क्वेश्चन पेपर का। कौन सा क्वेश्चन पेपर? TRE 1 का मिडिल स्कूल का जो क्वेश्चन पेपर था 6 to 8 का, उसका क्वेश्चन पेपर था। तो ये टोटल 32 क्वेश्चन किए, और इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने 8 क्वेश्चन जनरल मैथ्स के कराए हुए हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे TRE 2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब। मैं आपके लिए हर एक वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए, बिना किसी तामझाम और बिना किसी मतलब प्रमोशन के। ठीक है, मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एक टीचर बने, और मेरे स्कूल को आप देख रहे होंगे मेरे चैनल पर जा कर के, मेरे शॉर्ट्स को देखिए। मैंने स्कूल का वीडियो डाला, बहुत ही अच्छा स्कूल है। बिहार अब बदल रहा है। बिहार में हर एक चीज़ आपको जो प्राइवेट में नहीं मिलेगा वो बिहार के स्कूल में मिलेगा। साइंस में हर एक चीज़, लैब में हर एक इंस्ट्रूमेंट, सारी चीज़ें। तो आप भी जुड़िए, बिहार TRE का पेपर दीजिए, BPSC, और पेपर निकालिए। आपको ऑल द वेरी बेस्ट। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और खूब प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू टू ऑल द वेरी बेस्ट।